आज की कहानी है नानी का प्रेत। सुषमा की शादी हुई थी और वह पहुंच गई थी मानव लोक के डेनमार्क देश की खूबसूरत कोपनहेगन नगरी में। शुरू में इस गजब के शहर में पहुंचकर वह अपना अहोभाग्य ही मानती रही। चारों तरफ लंबे सुनहरे बालों वाली जलपरियों समान लड़कियां, लंबे तगड़े गभरू जवान, हंसों से लदे तालाबों वाले हरे हरे उपवन, मजबूत खड़े मकान, चौड़ी मगर खाली सड़कें। धूप हो, पानी बरसे या बर्फ गिरे, यहाँ के लोगों को अपनी साइकिलें ऐसी प्यारी हैं जैसे पुराने जमाने के राजपूतों को अपने अपने चेतक थे। पता चला कि इतनी आराम की जिंदगी बिताते हैं ये डेनिश लोग कि हर 10वें आदमी को शराब की लत लगी हुई है और हर दूसरा जोड़ा बिना मनमुटाव के शादी तोड़ देता है। मालूम चला कि यहाँ शादियाँ इस वजह से टूटती हैं कि यहाँ की औरतें अपने जीवन काल में अन्य आदमी भी आजमाना चाहती हैं। सुषमा सुंदर तो थी ही। जब उसकी शादी उस लड़के से तय हुई जो दूसरे देश में इंजीनियर था, तो सबने खुशी जाहिर की थी। पर कोपनहेगन आकर उसे कुछ ही दिनों में पता चल गया कि वह ऐसे देश में है जहाँ की बोली उसके लिए गिटपिट है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद वह ना काम कर सकती है, न बाहर जाकर लोगों से बात। पति शंभू और उसके परिवार वालों पर सुषमा को बड़ा गुस्सा आया। सुषमा के लिए कई अच्छे रिश्ते आए थे और दो एक अमेरिका के भी थे। उसे लगने लगा कि उन लोगों ने लड़की लेकर ठग लिया था और जो हुआ वह घाटे का सौदा था। सुषमा ने नानी को फोन किया। वे थी तो पुराने जमाने की, पर थी बहुत ही चतुर। उन्होंने सुषमा के पिता को जीवन भर माँ की जी हुजूरी के लिए मजबूर किया। उन्हें कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जिंदगी का पूरा अनुभव था। सुषमा के नाना उनके इशारों पर नाचते थे और पिता ही नहीं, सुषमा के दादा दादी भी उनके हाथों नाचते रहे। ऊपर से मौसियां भी, जिन्होंने माँ को औरत के सब हथियार सिखाए। नानी ने तय कर लिया कि सुषमा को जरूरत है अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपने वश में करने की। सो उन्होंने सोचा कि अपनी बिटिया को खुददारी का पाठ सिखाने का वक्त आ गया है। वह मर्द है तो क्या हुआ, तेरे पास औरत वाले हथियार हैं, उनका इस्तेमाल कर। नानी ने कहा। मर्द को नामर्द कैसे बनाते हैं, ये नानी ने सुषमा को सिखाने की ठान ली। पहली बात जो सिखाई वह यह कि चाहे कुछ हो जाए अपने पति की तारीफ कभी ना कर। यह पाठ उसे घुट्टी में घोलकर ऐसा पिलाया कि जब कोई इन दोनों से मिलने आता तो बात करते करते न जाने कैसे बात को घुमा देती और शुरू हो जाती नानी की लाडली अपने पापा की तारीफ के पुल बांधने। गाड़ी तो मेरे पापा की तरह कोई चला ही नहीं सकता, कैसी नक्शेबाजी से चलाते हैं। और जब शुरू हो जाती तो वह बोलती चली जाती। मेहमान शालीनता से सुनते रहते और जमाई जी का सिर धीरे धीरे झुकता जाता। सूरजमुखी को पानी यदि मिलना कम हो जाए तो उसका फूल झुकता जाता है। फिर वह फूल ऐसी तेज प्यास से तड़पता है कि अचानक लुढ़क जाता है। ठीक वैसे ही दामाद जी भी अपने ससुर की तारीफ सुनते सुनते एकाएक लुढ़क जाते। सिर को वहीं मेहमान के सामने सुषमा की गोद में टिका कर कहते, पापा के लिए इतना कुछ और मुझ में तुम्हें तारीफ लायक एक चीज नहीं दिखती। फिर ग्रो अप शंभू कहकर नानी की चतुर चेली संभाल कर उसका सिर गोद से हटा देती। एक सबक और दिया नानी ने, उसे याद दिलाया कि तुम औरत हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कह दो कि इतना काम बिना नौकर चाकर के अकेले कैसे होगा। एक दिन इतने कपड़े इकट्ठे हो गए कि ऑफिस जाने से पहले शंभू दूसरे कमरे से चिल्लाया, सुषमा, मेरी गुलाबी वाली कमीज नहीं मिल रही है, और अगर अंडरवियर मिल जाता तो। उस दिन सुषमा को नानी का सिखाया हुआ बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई। वह मात्र इतना बोल पाई कि वे सब चीज़ें लॉन्ड्री में होंगी, अभी थोड़ी तबीयत खराब है, जब ठीक हो जाएगी तो वह लॉन्ड्री कर लेगी। शंभू चुपचाप ऑफिस चला गया। वापस आया तो पूरी लॉन्ड्री की। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पिछवाड़े में अरगनी पर कपड़े फैला दिए। फिर तो रोज ऑफिस से लौटकर कपड़े धोना, बाहर फैलाना और सूखने पर उन्हें वापस लाना और तह करके ड्रेसर में सही जगह रखना उसका काम बन गया। बस कपड़ों की इस्त्री नहीं करता था। ये बात नानी ने सुषमा के जहन में डालने की बड़ी कोशिश की, मगर वह ऐसी गाय थी कि वह शंभू से इस्त्री करने को कह न सकी।
खिड़की से अक्सर सुषमा नीचे देखती थी कि शंभू जब अर्गनी से कपड़े उठाता था तो पड़ोस की और औरतें भी बाहर कपड़े फैलाने या उठाने लग जाती, साथ में उससे बतियाती भी थी। जल्द ही कॉम्प्लेक्स की कई औरतों के साथ शंभू की खासी दोस्ती हो गई। जुलाई के महीने में एक दिन बड़ी बढ़िया धूप खिली थी। शायद कॉम्प्लेक्स की डेनिश औरतों को इसी दिन का इंतजार था। तितलियों की तरह अपने अपने फ्लैटों से बाहर पिछवाड़े में निकल आईं और लगी उतारने ऊपर के अपने सब कपड़े। बदन पर क्रीम मलने के बाद पूरे 2 या 3 घंटे लेटी रहीं, धूप सेकती रहीं। शंभू को बड़ा मजा आया खिड़की से यह नज़ारा देखकर। इस बात पर सुषमा उत्तेजित हो रही थी। गुस्से में नीचे उतरी और सारे कपड़े उठाकर ले आई। उस दिन के बाद से कपड़ों का काम उसने फिर अपने जिम्मे ले लिया। किसी हाल में वह शंभू को इन औरतों के पास फटकने नहीं देना चाहती थी। समय के साथ ये औरतें भी सुषमा की सहेलियां बन गईं। नीचे के फ्लैट में 2 पाकिस्तानी भाइयों के परिवार रहते थे। सुषमा की दोनों भाइयों की बीवियों से दोस्ती भी हो गई। केसर और डेजी नाम थे उनके। आर्गनी केसर के बेडरूम के एकदम सामने थी। अक्सर बेडरूम और खिड़की के आसपास डस्टिंग करते हुए वह एक सलवार कमीज पहने लाल बालों वाली एक डेनिश महिला दिखती। हर बार जब वह दिखती तो सुषमा सोचती, अगर इस वक्त केसर दिखे तो वह उससे ये पूछने में नहीं चूकेगी कि आखिर ये महिला है कौन। एक दिन केसर बाहर निकल कर आ भी गई। वह लाल बालों वाली मैडम इस समय भी डस्टिंग में लगी थी। सुषमा ने दुनिया भर की बातें कर डाली। तब तक डेजी भी आ गई थी। अचानक केसर बोल उठी, वैसे हस्बैंड के बजाय आपने कपड़े कैसे फैलाने शुरू कर दिए? पहले तो सुषमा थोड़ी सहमी, फिर बोली, हमारे यहाँ हर काम बांट कर करते हैं, इसमें क्या खराबी है? उसका इतना कहना था कि डेजी ने फौरन अपना सुर्रा छोड़ दिया। हाँ हाँ, आपने हस्बैंड का हाथ बटाया, इसमें क्या खराबी हो सकती है? और दोनों औरतें खिलखिलाती हुई हंसने लगीं। सुषमा को उनका हंसना अच्छा नहीं लगा। उसकी नज़र एक बार फिर उस लाल बालों वाली महिला पर पड़ी और वह पूछ बैठी, आपके कमरे में कौन सफाई कर रही है? खिसियाने की अब इन दोनों की बारी थी। किस मुंह से कहती? जब ब्याह कर केसर कोपनहेगन आई थी तो घर में मियाँ और देवर के अलावा इन लाल बालों वाली को भी पाया था। डेजी तो चुप रही। अपनी खनकती आवाज में केसर ने ही जवाब दिया, ये तो मेरी आपा हैं। एक और सबक जो नानी ने सुषमा को सिखाया वह था कि सुंदर तो तुम हो, लेकिन असली सुंदरी वह है जो अंग अंग से सुंदर हो, हर तौर से सुंदर, जो बात बोले ऐसे जोर देकर कि बोलने वाले सुनने वाले को उसका परम दर्जा महसूस हो। नाक उठाकर बोले, जब बोले मैं लेडी श्रीराम कॉलेज का माल हूँ, तो यह लगे कि सामने मिसेस प्रसाद नहीं, वरन शंभू नाम के बंदर के साथ खुद लेडी श्रीराम खड़ी है। ज्यादा खुश ना दिखा करो, थोड़ा चिड़चिड़ाना सीखो। नानी ने उसके दिमाग में यह बात भी डालनी शुरू कर दी। वह पूछेगा, अब क्या हुआ जानी? तुम उसको जवाब घूर कर देना, ऐसे घूरना कि वह वहीं का वहीं गड़ा रहे। थोड़ा रुक कर ही कहना, दिन भर खुद तो मटर गश्ती करते हो और मैं घर में पड़े पड़े सड़ती रहती हूँ। उसने ऐसा ही किया। शंभू ने इस पर बड़े प्यार से जानी जानू कहकर उससे कहा, तुम यहाँ की कम्यून द्वारा चलाई गई डेनिश भाषा की क्लासेस में क्यों नहीं जाती? कुछ यहाँ की भाषा भी सीख लोगी और नए लोगों से मिलोगी तो मन बहला रहेगा। इस पर सुषमा ने जो जवाब दिया उस पर गौरव महसूस किया नानी ने। क्यों मुफ्त वाली क्लासेस को ज्वाइन करूं? क्या मैं किसी गए गुजरे खानदान से आई हूं कि अनपढ़ गरवार इमिग्रेंट लोगों के साथ बैठकर क्लासेस में जाऊं? याद रखो, मैं लेडी श्रीराम की पढ़ी हूं। शंभू की इतनी हैसियत नहीं थी कि सुषमा को प्राइवेट क्लास के लिए भेज पाता, सो अपना सा मुंह लेकर ऑफिस चला गया। सुषमा ने यह पाठ ठीक से सीख लिया था और अक्सर ऐसे ही तुनक कर बोलती थी। शंभू पर भी लगता है इसका असर हुआ। बेहतर, ज़्यादा कमाई वाला काम ढूंढने में लग गया। अमेरिका में भी काम की खोज शुरू कर दी। इधर बिना कुछ कहे सुषमा ने कम्यून की क्लासें लेनी शुरू कर दी। नए दोस्त बने, जिम भी जाने लगी। जीवन में काफी सुधार आ गया, मगर शंभू के साथ तुनक मिजाजी बरकरार रही। एक बार तो शंभू के साथ अपने नए डेनिश मित्रों के यहाँ गई। उनके यहाँ के कुत्ते को बड़े प्यार से पुचकारने लगी, उसको दुलारने लगी,
फिर एक नज़र शंभू पर डाली। उसे कुत्तों से डर लगता था। दूर सीधा सा खड़ा था। नैनिश मित्रों ने कहा कि हम कुत्ते को बाहर कर देते हैं, तो जोर से सुषमा बोली, अरे क्या बात कर रहे हैं? ये हमारा घर है या कुत्ते का? कुत्ता क्यों बाहर जाएगा? नहीं, इसे बाहर ना करिए। फिर शंभू पर नजर फेंककर जोर से हंसने लगी। वह देखिए कैसे पथरा गया है शंभू। अब शंभू पिटा पिटा सा दिखने लगा था। रोज ऑफिस जाता, ज्यादा काम करने लगा था, देर से वापस आता, चुप सा डरा सा रहता। सुषमा को बात बात पर उसका मजाक उड़ाने का चस्का लग गया। नानी को वह पल पल की खबर देती। नानी को सुकून मिलता कि उसकी सुषमा तैयार हो गई। नानी ने उसे एक और सीख दी थी, बेटा जो भी हो, है तो तेरा पति। तूने पति को अंगूठे के नीचे रखना सीख लिया, अच्छा है। मगर ऐसा ना होने देना मेरी बेबी कि वह तुझसे नफरत करने लगे। औरत के जीवन में भावों के थान भरे हैं। प्रेम तो सिर्फ एक कतरन है। इसके लत्ते उड़ जाएं, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। मगर इस कतरन में एक डोरा है जो काम का है। वह है वासना वाला डोरा। वह गोश्त के उस रेशे की तरह होता है जो महीन होने के बावजूद दांत से काटो नहीं कटता। बस वह वासना वाला डोरा संभाल के रखना। ये बात सुषमा ने ठीक से नहीं सुनी, क्योंकि इस बात पर वह जोर से हंसती। शंभू पर तो सुषमा ने नानी का फॉर्मूला आजमाया नहीं, पर कहीं और चल गया। शंभू के ऑफिस जाने के बाद वह देर तक कटोरे में परसे कॉर्नफ्लेक्स को देखती और मंद मंद मुस्कुराती रही। अब वह बहुत बेचैनी से इंतजार करती कि कब जिम जाने का टाइम हो, कपड़े बदले। जिम के लिए निकलते समय लगता मानो वह उड़ रही हो। हुआ ये कि एक दिन जिम में बड़ी देर से वह साइकिल चला रही थी। किताब जो अब हरदम साथ रखती है उसे पढ़ रही थी। तभी जिम सहायक 35-40 साल के एक अंधे आदमी को सहारा देते हुए उस ट्रेडमिल पर ले आया जो सुषमा की साइकिल के बगल में थी। उसे थोड़ी हैरानी हुई। सोचा कि एक अंधा आदमी ट्रेडमिल पर चढ़ेगा। थोड़ी देर उसकी गति ही देखती रही। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे उसे शुरू हुए। अचानक वह बोला, इतनी अच्छी महक, लगता है आज मेरा लकी डे है। मिस वर्ल्ड के निकट रहने को मिल रहा है। सुषमा ने किताब से मुंह उठाकर उस आदमी से डेनिश में पूछा, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? वाह क्या आवाज है, और वह एक्सेंट, क्या आप भारत की रहने वाली हैं? सुषमा ने सिर हिला दिया। फिर ये सोचकर कि भला सिर का हिलाना इसे क्या दिखाई देगा, बोली, हाँ मैं भारत से हूँ, कहकर साइकिल का पेडल तेज चलाने लगी। आह, बड़ी लंबी आह ली थी उसने। भारत तो मेरा सबसे प्रिय देश है। मेरे लिए भारत साल में एक बार जाना जरूरी है। हर साल जाता हूँ। है, विश्वास नहीं हुआ सुषमा को। ये हर साल वहाँ क्या करता है? एक अंधे आदमी के लिए भारत जाना या चीन जाना तो एक ही बात हुई ना। दिखता तो कुछ है नहीं इन लोगों को, तो भला क्यों कोई पैसा बर्बाद करके इन दूर दराज देशों में जाकर? सुषमा इस अचंभे में ही थी। उसने कई सवाल दाग दिए। इतने सवाल सुनकर वह हंस दिया। बोला, अगर आप बुरा ना माने तो कहीं बैठ कर बातें करें। आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे ये कहने को मिल जाएगा कि आज मैंने एक भारतीय राजकुमारी के साथ बैठकर कॉफी पी। उस निगोड़े के बस 3 शब्दों से सुषमा की बाँछें खिल गईं। एक अनजान आदमी के साथ वह कॉफी पीने को तैयार भी हो गई। सुषमा बोली, ठहरिए मैं ज़रा क्विक शावर ले लूं। आई एम स्टिकिंग। वह हल्का सा हंसा और कहने लगा, पता नहीं आप समझ पाए या नहीं, लेकिन जैसे अक्सर लोग कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी इज़ द रियल ब्यूटी, उसी तरह हम ब्लाइंड लोग कहते हैं, नेचुरल स्मेल इज़ द रियल स्मेल। आप इसे धोइए नहीं प्लीज़। इस वार्तालाप को सुनकर सुषमा सिहर उठी। वे दोनों उस दिन मिले, खूब बातें की। वे स्कूल में टीचर था। सुषमा को हैरानी हुई कि इस देश में आंखों से गए आदमी के लिए भी काम है, मगर सुषमा जैसी पढ़ी लिखी, अच्छी खासी, भले नाक नक्श वाली के लिए कुछ उपलब्ध नहीं। उसने सुषमा को बताया कि हर गर्मी व जाड़े की छुट्टियों में वह दुनिया के किसी न किसी कोने में जाता है। वहाँ की आवाज़ें, उफ, वह बछड़ों का मिमियाना, वह हाथियों की चिंगाड़, वह चिड़ियों का चींची, मोरों की चीख,
वे आवाज़ें जब मेरे कानों पर पड़ती हैं तो निकाल लेता हूँ मैं अपनी बांसुरी और मिला देता हूँ उस उन्माद में अपना भी राग। मुझे तो तुम्हारे देश की टिड्डों की चरमराहट, गायों की रंबाहट, कबूतरों की गुटरगू और आदमियों की अजीब फुसफुसाहट, गीत और वार्तालाप सुनते ही जैसे कुछ हो जाता है। सुषमा किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी, जबकि वह अपनी बात जारी रखे था। ओह! एयरपोर्ट पर उतरते ही जब फ़िनॉल में सींची हवा मेरी नाक में घुसती है, तो मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान मुझे आलिंगन में भर रहा है। फिर बाहर निकलकर प्लास्टिक और कागज़ जलकर मेरा भरपूर स्वागत करते हैं। मैं खुश हो जाता हूँ। रास्ते चलते पेशाब और पसीने की बू के बीच अचानक चमेली की सुगंध उड़ के आती है और मैं समझ जाता हूँ कि एक भारतीय हसीना नज़दीक से गुजरी है। कहीं प्याज भुन रहा है, घर की महिला खाना तैयार करने में लगी है, मांस जलने की बू आती है तो मैं गंगा जी का किनारा ढूंढने लगता हूँ। अगरबत्ती की महक आते ही तो मैं हाथ जोड़कर, जिसे भारत में भगवान कहा जाता है, नमस्कार कर लेता हूँ। साफ स्वच्छ जगह ढूंढकर बैठ जाता हूँ, नई कविता लिखने लगता हूँ। तुम्हारे देश में कितना जादू है सुषमा। एक शादीशुदा औरत और अंधे आदमी के बीच बातचीत खुशनुमा माहौल में होती रही। बाद में सुषमा ने नानी को बात बताई तो उन्होंने माथा ऐसे पीटा कि सुषमा को फोन पर ही पता चल गया। महीना बीत गया, दोनों यूं ही मिलते रहे। वह सुषमा को दुनिया भर की बातें बताता रहता है। हाँ हाँ, उसने दुनिया जो देख रखी है, और सुषमा चुपचाप उसकी वीरान पोली आंखों में डूबने की कोशिश करती रहती है। नानी ने से यह अधर्मी बात नहीं देखी जाती। कितनी शान से नानी ने अपनी बिरादरी का होनहार लड़का ढूंढकर इसे घर से विदा किया था। अब तो शंभू की शक्ल से ही इसे नफरत हो गई है। वैसे ही देर से लौटकर आता है बेचारा। अगर वह सोती हुई ना मिले तो मुंह से सुर्रे छोड़ती है, क्या तुम फिर वापस आ गए। बेचारे शंभू का बुरा हाल हो रहा था। नानी को अब अफसोस हो रहा था, हालांकि सुषमा का सारा घाकपना उनका ही सिखाया हुआ है। इधर कुछ दिनों से शंभू, जो बहुत ही बोला है, को सुषमा पर शक होने लगा है। मच्छर से भी छोटी एक आवाज भर थी, उसे भी इस लड़की ने अपनी उंगलियों के बीच मसलकर रख दिया। फिलहाल शंभू ने समझना चाहा भर ही था कि मामला खुद ब खुद सामने आ गया। दरअसल सुषमा के होश ऐसे गुम हुए हैं कि वे खुलेआम उस अंधे के साथ घूमती है, घर भी ले आती है। एक दिन शंभू ऑफिस से दोपहर को ही वापस आ गया। घर में पराए मर्द को देखकर बौखला गया। जब वह आदमी चला गया तो शंभू फूट फूट कर रोने लगा। बोला, मैं तुम्हारे पापा मम्मी को फोन करने जा रहा हूँ। सुषमा ने बड़ी क्रूरता से कहा। मेरे सामने बिलखने से मन नहीं भरा, अब दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने का जी कर रहा है। फोन करना है तो करो, मुझे क्यों बता रहे हो। पता नहीं उस दिन शंभू ने फोन क्यों नहीं किया। करता तो शायद बात थोड़ी सुधर जाती। एक दिन हाथ में हाथ डालकर जा रहे थे ये लैला मजनू। सामने से केसर और डेजी आंखें चुराकर निकल गईं। फिर भी उस बेशर्म लड़की ने जोर से उन दोनों को हाय कर दिया। पीछे से शायद डेजी से रहा नहीं गया, चिल्लाकर हिंदी में पूछ बैठी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपके हस्बैंड ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। ये सुनना भी काफ़ी नहीं था सुषमा के लिए। छूटते ही कह दिया, मेरे हस्बैंड ये सब वैसे ही बर्दाश्त कर लेते हैं जैसे आपकी केसर दी उन लाल बालों वाली मैडम को बर्दाश्त कर लेती हैं। एक दिन शंभू बड़ा खुश धड़ल्ले से घर में घुसा। सुषमा सिगरेट फूंक रही थी। फिर भी वैसे ही हंसते हंसते उस भले लड़के ने उसे खींचकर उठाया और कहा, चलो सुषमा, हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गईं। ये देखो टिकट, हम आज ही अमेरिका जा रहे हैं। मुझे वहाँ बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है। देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। सुषमा की आंखों में घृणा भरी थी। धक्का देकर चिल्लाई, तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा। मुझे नहीं जाना अमेरिका, मैं तो यहीं रहूंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ। फिर पास की दराज खींचकर कागज निकाला और बोली, लेकिन जाने से पहले इस पर अपने साइन करके जाना। वह कागज तलाकनामे का था। उसमें लिखा था कि शंभू प्रसाद और सुषमा प्रसाद खुशी खुशी अपनी शादी रद्द करना चाहते हैं। कागज देखकर शंभू की आंखें भर आईं। मुंह से सिर्फ नहीं ही निकल पाया।
नजरें उठाकर जब सुषमा को देखा तो शक्ल देखकर कांप गया। एकदम खूंखार लग रही थी। हाथ में पेन पकड़े हुए थी। आंखें फाड़ फाड़ कर सिग्नल भेज रही थी कि फौरन साइन करो। शंभू ने अपने हस्ताक्षर उस कागज पर कर दिए और कागज लेकर वह पर्स उठाकर वह बाहर निकल गई। शंभू बिस्तर पर लेटकर देर तक रोता रहा। शाम को जब वह वापस आई तब शंभू एक छोटे से बक्से में अपनी एक गुलाबी और एक पीली कमीज, 4-5 अंडरवियर, एक स्वेटर और जीन्स रखकर घर से निकल रहा था। सुषमा ने एक नज़र उस पर डाली पर एक शब्द तक नहीं कहा। हवाई जहाज में वह रास्ते भर सामने की ट्रे पर सिर टिकाए रोए जा रहा था। पास में बैठा यात्री तक शर्मिंदा हो रहा था। सुषमा ने नानी को फ़ोन कर पूरी बात बता दी और यह भी कि नानी अब उसके फ़ोन का इंतज़ार ना करे, क्योंकि जिसके साथ वह रहने जा रही है वह आंखों वाला न होकर भी बहुत कुछ जान लेता है। उसे वह भरपूर तरह से जीना चाहती है, बिना नानी के प्रेत के साथ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।